अरविंद जी, कहा यह जा रहा है कि आजम खान इन मेकिंग, आजम खान पार्ट 2 इन मेकिंग। पश्चिम का इलाका, पार्टी भी वही, मामला भी वही, इन पर भी कई मुकदमे हो गए। आजम खान पर तो खैर मुकदमों का अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड बन गया था, मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी और शराब की दुकान लूटना और नाना प्रकार के कितने मुकदमे थे। लेकिन कुछ इस ढंग की आशंकाएं भी जताई जा रही है कि जियाउर रहमान बर्क दूसरे आजम खान बन जाएंगे, ये बना दिए जाएंगे अरविंद सिंह जी। और 27 का चुनाव भी है, कई चीजें एक साथ देखनी पड़ रही हैं। जी अमिताभ जी, इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि जियाउर रहमान वर्क तेजी से आजम खान बनने की दिशा में अग्रसर, और आजम खान बनने की उनके अंदर इतनी क्षमता और योग्यता है कि कोई चाहे भी कि वो न बने तो उनको रोका नहीं जा सकता है। देखिए, 5 पाए हैं जिनके आधार पे आजम खान आज के आजम खान है। वो 5 पाए कौन कौन से हैं? नंबर 1 है अवैध कब्जा, दूसरा है बिना नक्शा के निर्माण, तीसरा है बिजली चोरी और उसका बिल नहीं जमा करना, चौथा है सरकारी कर्मचारियों को धमकाना, और पांचवा है लोगों को हिंसा के लिए उकसाना। ये 5 ऐसे पाए हैं जो आजम खान को अंदर किया है सलाखों के, और ये पांचों की पांचों चीजें जियाउर रहमान वर्ग के साथ भी पाई जाती है। ये पुख्ता साक्ष्य। अब जियाउर रहमान वर्ग साहब ने कहा है कि आरोप अनर्गल है और राजनीतिक साजिश का मैं शिकार हो रहा हूं, लेकिन इसके पक्ष में उनके जो तर्क हैं बेहद खोखले हैं, और उसी तरह के हैं जैसे एक आम अपराधी पकड़ा जाता है तो कहता है कि मैं बहुत निर्दोष हूं। उनके पास कोई तथ्य नहीं है, और पुलिस ने जो आरोप लगाए हैं, और ये कहने से गला नहीं छूटता है आज के डेट में अमिताभ जी कि मैं बेंगलोर था या न्यूयॉर्क था। आज डिजिटल जमाने में कहीं बैठ के भी उकसा सकते हैं, और पुलिस ने जो चार्जशीट बनाया है उसके पास डिजिटल साक्ष्य भी है, परिस्थिति जनित साक्ष्य भी है, और इनके बयान भी है। तो मुझे इस बात से मैं पूरी तरह से सक्षम हूं कि सेकंड आजम खान उत्तर प्रदेश के जियाउर रहमान वर्क बन के रहेंगे, इसको कोई ठीक है। रोक नहीं सकता। अरविंद जी ने एक बड़ी बात कह दी, अच्छा कही नहीं थी तिवारी जी, एक बात, उनने 5 तत्व भी बता दिए कि वो 5 तत्व कौन से हैं जो किसी भी आजम खान का निर्माण करते हैं। आजम खान कोई व्यक्ति बनता है तो उन 5 तत्व कौन से हैं जो उसको राजनीतिक चेहरा तय करते हैं, वो 5 तत्व भी बता दिए। और उन्होंने कहा वो 5 तत्व जियाउर रहमान वर्क में भी बखूबी पाए जा रहे हैं। मैदान भी वही है, इलाका भी वही है, मौसम भी वही है। तिवारी जी नहीं, उन 5 तत्वों के अलावा अरविंद सिंह जी की बात से मैं थोड़ा सा एक बात और जोड़ूंगा। जो शफीकुर रहमान बर्क साहब थे, यानी इनके जो दादाजी थे, उन्होंने, बाबा ने जब शपथ ली थी संसद सदस्य के तौर पर, तो कोई प्रसंग नहीं था, कोई संदर्भ नहीं था, कोई औचित्य नहीं था, लेकिन उन्होंने तत्काल शपथ लेने के बाद में, आपको याद होगा, ये बात कही थी कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, ये हमारे इस्लाम में जायज नहीं है। और तुरंत उन्होंने, मतलब ये है कि प्रसंग न होने के बावजूद उन्होंने ये आक्रामकता अपनी प्रदर्शित की। तो अब जाहिर है ये पोते तो उन्हीं के हैं, और अब एक वैक्यूम भी हो रहा है। आजम खान कभी सपा से नाराज होते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी बहलाए जाते हैं, कभी शांत किए जाते हैं, वो सब बातें होती हैं। लेकिन बहरहाल आजम खान अब अपनी एक्सपायरी डेट के करीब पहुंच रहे हैं। जो सक्रिय राजनीति की एक्सपायरी भी एक होती है, उसके करीब पहुंच रहे हैं। तो अब तो समाजवादी पार्टी को एक न एक कोई ऐसा फायर ब्रांड लीडर चाहिए भी चाहिए, जो भले विवादित हो, उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यह है कि वोट कैचिंग होना चाहिए, वोटर्स को लुभाने वाला होना चाहिए, और एक खास तौर से ऐसा अल्पसंख्यक समाज और पसमानदा समाज वगैरह को जो लुभा सकता हो। तो समाजवादी पार्टी ठीक बात कही तिवारी जी ने। आशीष जी के पास चलूं उससे पहले 2-3 बातें याद दिला दूं जनता को। शफीकुर रहमान बर्क बड़े बवाली थे, छोटे नहीं, वो इंटरनेशनल किस्म के बवाली थे। वो हिंदुस्तान के वाहिद इकलौते शख्स थे क्या, हमारे पास तो मुगलों का ऑफिशियल वंशज भी आया था,
सर्टिफाइड वंशज, वो भी ऐसा नहीं बोला। लेकिन बर्क साहब मालूम क्या बोलते थे आशीष जी, वो कहते थे मैं इंडियन नहीं हूं। पूछा चचा फिर क्या हो, बोले मैं बाबरी हूं, मैं डायरेक्ट बाबर का डीएनए हूं, भारत से मेरा लेना देना नहीं। लेकिन चुनाव यहीं लड़ते थे, पेंशन भी यहीं से लेते थे, खाना खर्चा सब यहीं से था, वो कोई समस्या नहीं थी। ऐसा नहीं कि वो समरकंद में जाके लड़े हों, ये भी ना कोई गलत फहमी पाल ले कि वो समरकंद निकल गए हो बाबर को ढूंढते हुए, नहीं नहीं, वो यहीं रहते थे। और सपा बसपा दोनों में रहे। याद दिलाया तिवारी जी ने, ये रोचक प्रसंग है। फिर बहस से ज़्यादा रोचक प्रसंग हो तो जनता को पहले वो सुना देना चाहिए, बहस तो चली रही है। पार्लियामेंट का सेशन अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होना था, सैनिटाइज होना था, तो वंदे मातरम हुआ। इनके जियाउर रहमान बर्क के बाबा उस वक्त वहाँ लोकसभा के प्रतिनिधि सदस्य थे, तो ये बोले कि मैं वंदे मातरम नहीं कह सकता और बॉयकॉट करके चले गए। आशीष भाई शाम को ऐसे जिस चैनल में उस वक्त मैं रहा होऊंगा वहाँ ऐसा शो कर रहा था, मैंने उनको जोड़ा इनके बाबा को। मैंने कहा वंदे मातरम क्यों नहीं कर सकते थे आप? बोले इस्लाम में किसी के सामने झुकने की अनुमति नहीं है। मैंने अच्छा जी ऐसा है? बोले मैंने चचा एक बात बताओ, मायावती से जब टिकट मांगा, पार्टी में आपने ज्वाइन किया था और उनकी टिकट से चुनाव लड़े थे, तो आप मायावती से हाथ मिलाते थे? मायावती से हाथ मिलाते थे? बोले कैसी बात करें? मैंने कहा ना, कमर आधी बेंड होना तो वहां पहली शर्त थी बसपा में। आधी कमर नहीं झुकी तो बाहर कर देते थे वो कहते पहले आधी कमर झुकाओ, कमर में समस्या हो पहले इलाज कराओ, कमर फ्लेक्सिबल हो तो इधर आओ ने भगाओ और 20 डंडे अलग मारो इसके। मैंने वहां आप कोर्निश करते हुए घुसते थे ना, वो भाग गए, वो लेपल निकाल के बोले कैसी बात कर रहे हैं अग्निहोत्री जी, बताइए क्या? हमने वहां झुक सकते हो? देश के लोकतंत्र के मंदिर में आपको शर्म आती है? आप शिवपाल यादव के सामने झुक सकते हो, मुलायम सिंह के सामने झुक सकते हो, मायावती जी के सामने झुक सकते हो, कांशीराम के सामने झुक सकते हो। ये वो परिवार है। अब आजम खान साहब और शफीकुर रहमान बर्क में अगर बवाल का मामला रहेगा तो शफीकुर रहमान बर्क कमजोर साबित नहीं होंगे। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं, बर्क साहब की भी मुगलिया शान अलग ही थी। आशीष जी, 27 का चुनाव धीरे धीरे खिसक रहा है, पास आ रहा है, क्योंकि अभी इनको भी बनने में आजम खान साल 1.5 साल तो लगेगा ही, इतना जल्दी तो कैसे बन पाएंगे, भले 5 तत्वों। और जैसा तिवारी जी कह रहे हैं कि आजम खान राजनीतिक तौर पर अब रिटायरमेंट की स्थिति में आ गए, चाहें या ना चाहें, अब उनकी पॉलिटिकल एक्सपायरी डेट आ गई। तो सपा को भी एक ऐसा चाहिए जो बर्क, शफीकुर रहमान बर्क और आजम खान की जो रिक्तता है उसको भर पाए। नहीं भाई, आजम खान का भी अच्छा एक छोटे बात, आजम खान भी भाई गजबे थे। वो कादर खान भी उनके डायलॉग सुन के बेहोश हो जाते थे, कहते थे हमारा चचा आप फिल्मों में आ जाओ, ऐसे डायलॉग फिल्म वाले नहीं लिखवाते। आजम खान थे। गाजियाबाद में एक सभा हो रही थी आशीष भाई, तो उसमें अखिलेश जी भी थे। आजम खान भाषण दे रहे थे, मंत्री थे सरकार में, मुख्यमंत्री थे अखिलेश जी। तो उन्होंने कहा कि ऐसी उंगली किए जो मिल जाए मूर्ति, समझ लो ये सबसे बड़ा भूमाफिया है। क्या किसके लिए कहा था आप समझ ही गए, मैंने नाम लूंगा। ये केवल आजम खान ही कह सकते, बाकी कोई नहीं कह सकता। आशीष जी आप बताइए, क्या जियाउर रहमान बर्क आजम खान पार्ट 2 के रास्ते पर हैं? यह सपा चाहती है कि ऐसा हो जाए? दोनों बातें। देखिए, ना तो सपा ऐसा कुछ चाहती है कि ऐसा कुछ हो, ये तो भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा चाह सकती है, और जैसा कई बीते दिनों में देखा गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार टिप्पणी करी है कि जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी का जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो बहुत गलत है और गलत तरीके से किया जा रहा है विपक्ष के खिलाफ। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। अब यहाँ जो मुद्दा है इसमें आते हैं अगर, तो मुझे लगता है कि बेवजह जो है कहीं ना कहीं उनका नाम घसीटा जा रहा है इस बार। अब कोर्ट में जाएगा मामला, अब कोर्ट ही फैसला करेगा,
यहाँ तक चीजें शासन के हाथ में हैं। उन्होंने कहा कि भाई इन्होंने भड़काया था, क्यों भड़काया था, वो तो वहां थे भी नहीं, किस लिए भड़काया था, समझने की बात समझ में नहीं आ रही है। अब जो यहाँ ऐसा बताया जा रहा है कि भाई मुसलमानों का वोट लेने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है या वो ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जितने लोग ऐसी बात कहते हैं, मुझे उन पे तरस आता है कि उनकी जो सीमित बुद्धि है, वो ये क्या कहना चाहते हैं कि मतलब अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो मुसलमान जाकर के किसको वोट देने लग जाएंगे या ऐसी कोई विचारधारा बना लेंगे। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ है। तो ऐसा कुछ करने की आवश्यकता तो मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देती राजनीतिक रूप से। तो और जब कोर्ट पे जाएगा, जो भी चीजें होंगी सच सामने आ जाएगा। यदि अगर गलत होंगे तो दोषी पाए जाएंगे और यदि उनकी कोई गलती नहीं होगी तो निर्दोष पाए जाएंगे। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला।